देखिए, दीदी कुछ भी बोल सकती हैं। एक 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर होता है, दीदी उसके लिए बोलती हैं আপনি প্রেগনেন্ট বলবেন, আপনি লাভ अफेयर बोलবেন, আপনি मर्डर बोलবেন। ये दीदी ही कहा हुआ है। इसको वो वक्त बहुत दूर नहीं है कि जनता रोड पर नंगा करके मारेगी। आगरा में 105 रुपया, अहमदाबाद में 105 रुपया, इलाहाबाद में 105 रुपया, बैंगलोर में 100 रुपया 56 पैसा, दिल्ली में 81 रुपया 63 पैसा, कोलकाता में 113 रुपया 52 पैसा। ये ऐसा सोचना भी कि दीदी मोदी एक है, ये ऐसा सोचना भी हमारे लिए पाप है। मैं सुबह जब घर से निकलती हूँ, मुझे नहीं पता होता है कि मैं रात में घर अपने बच्चे के पास पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। आज यही सारी घटना अगर अपोजिशन में श्रीमती ममता बनर्जी होती और भारतीय जनता पार्टी अगर रूलिंग सरकार होता या लेफ्ट फ्रंट अगर रूलिंग सरकार होता, तब आप देखती हैं कि क्या नंगा नाच होता है रोड पर, लोगों का, जनता का जीना दो भर हो जाता। वो फेल है और वो फेल ही रहेंगी। मामूली मामूली ब्लॉक प्रेसिडेंट का लव बाड़ी देखी है, लव बाड़ी, करोड़ों करोड़ों का संपत्ति मामूली ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास। तो ये तो भाई अभिषेक बैनर्जी है भाई साहब। अकबर बादशाह के बाद तो अभिषेक बैनर्जी का ही नंबर है। নাজিয়া ক্যাম্পেন কলিং এর স্বাগত এবং শুধু তাই নয়, শুভ নববর্ষ। আমি একদম যাচ্ছি প্রসঙ্গে, কারণ ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রায় ফলাফল চলেই এসেছে এবং আসানসোলে কিন্তু প্রায় 2 লক্ষের ওপরে ভোট নিয়ে শত্রুঘ্ন সিনহাজি জিতলেন এবং বালিগঞ্জে প্রায় 20,000, বাবুল সুপ্রিয় জিতে গেল। এই দুটো কেন্দ্র নিয়েই কিন্তু বিজেপি অনেকটাই আশাবাদী ছিল, কিন্তু রীতিমতন দেখা গেল সেই আশায় জল পড়ে গেল। কি বলবে? देखिए, आसनसोल के जितने भी वोटर्स हैं उनको तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि अब उनको बिहार जा कर के अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेना होगा तो बिहार जाना पड़ेगा और बाहर खड़े होकर के लाइन लगाना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य होता है पश्चिम बंगाल के वोटर्स पर कि इतनी दुर्घटनाओं के बाद और इतने क्राइम्स के बाद और इतनी क्रिमिनल नेचर को देखते हुए और इतने सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए भी अगर उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को चुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द ही काले बादल आने वाले हैं, बहुत जल्द। क्योंकि जिस तरह से हर रोज़ हम रेप की घटना देख रहे हैं, जिस तरह से हर रोज़ हम सीबीआई देख रहे हैं, जिस तरह से हर रोज़ हम बड़े बड़े नेताओं को उड़बन में छुपते हुए देख रहे हैं, SSKM हॉस्पिटल में, शिक्षा का हम लोग चोरी चमारी देख रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में चोरी चमारी देख रहे हैं। उसके बाद भी अगर ये रिजल्ट आया है तो भाई जनता अगर यही चूज कर रही है तो कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी ये सोचना पड़ेगा कि जनता को उसके हवाले छोड़ देना चाहिए। अब रही बात बालीगंज की, तो मैं पहले से शुरू से 1 महीने से कह रही हूँ कि ये जो बालीगंज का जो इलेक्शन है, बाबुल सुप्रियो के अंकल की जीत से ये साबित हो चुका है कि देखिए, तृणमूल में रेपिस्ट रहते हैं, तृणमूल में चिटिंगबाज रहते हैं, तृणमूल में गुरु प्रचार वाले रहते हैं, तृणमूल में चोर उचक्के रहते हैं, तृणमूल में चिट फंड वाले रहते हैं। तो अब एक जिहादी और टेररिस्ट भी रहेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, टेररिस्ट की कोई ज़ात नहीं होती है, वो मुसलमान होते हुए भी मुसलमानों की हत्या भी करता है। तो बाबुल सुप्रियो तो फिर भी हिंदू है, तो वो इमाम का चमड़ा घूट सकता था और आज TMC से वो एक विधानसभा इलेक्शन जीत लिया। तो सब चोर चोर मुसेरे भाई होते हैं, सब चोर चोर एक साथ हो गए हैं। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। 64 আর 65 ওয়ার্ডে কিন্তু বামেদের জয়ী হয়েছে, সেখানে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত। তাহলে কি করে বলছো যে মানে যে কথাটা একটু আগেই বললে যে সংখ্যালঘুরা কিছুটা হলেও বাবুলকে মেনে নিয়েছে, তাহলে যদি মেনেই নিত, এই দুটো ওয়ার্ডে কিন্তু সংখ্যালঘুদের মানে বসবাস অনেকটাই বেশি, এই দুটো ওয়ার্ডে কিন্তু বামেরা অনেকটাই এগিয়ে গেছে, জিতে গেছে। কি বলবে তাহলে? देखिए, मैंने বামেদের থেকে জানোই যিনি প্রার্থী হয়েছিলেন উনিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা। एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला था TMC के लिए। सारे मुसलमान कैंडिडेट क्या इस क्रेडिबिलिटी में नहीं है, इतने काबिल नहीं है कि वो बालीगंज का इलेक्शन लड़ सकते थे। एक बाबुल सुप्रियो ही मिला था और सिर्फ 2 वार्ड के सारा को एक्सेप्ट करने से पूरा बालीगंज क्षेत्र तो आ नहीं रहा है। 20,000 वोट से, मोर और लेस 20,000 वोट से बाबुल सुप्रियो अंकल जी जीते हैं। तो 20,000 से अधिक लोग मुसलमानों ने उनको एक्सेप्ट भी तो किया है। तो भाई ये बात तो साफ है ना। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो एक बात तो साफ हो गई ना कि कुरान और हदीस को बालीगंज के मुसलमान नहीं मानते हैं।
श्रीमती ममता बनर्जी को मानते हैं, जिसका सबूत सामने आ गया, प्रूफ सामने आ गया भाई। নাজিয়া, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যিনি সুপ্রিমো, তৃণমূলের সুপ্রিমো, তিনি বলেছেন যে নববর্ষের গিফট দিয়েছে বাংলার মানুষ এবং বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে তারা বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করছে, কি বলবে? देखिए दीदी कुछ भी बोल सकती हैं। एक 14 साल की लड़की का रेप और मर्डर होता है, दीदी उसके लिए बोलती हैं अपनी प्रेग्नेंट बोलबेन, अपनी लव अफेयर बोलबेन, अपनी मर्डर बोलबेन। ये दीदी ही कहा हुआ है। हमने अपने अपने पूरे जिंदगी में शायद कभी भी किसी भी सीएम को इतना बेहुदा स्पीच सुनते हुए नहीं देखा होगा कि एक स्टेट की महिला सीएम एक रेपिस्ट के फेवर में बात करें, ये हमने नहीं सुना होगा। तो दीदी कुछ भी बोल सकती हैं, और जो वो शुभ नववर्षों को, बंगाल के कल्चर को जिस तरह से उन्होंने डैमेज किया है, बंगाल की संस्कृति को उन्होंने जिस तरह से बर्बाद किया है, आने वाला वक्त दीदी के लिए बहुत बुरा है। और आने वाला वक्त हमारी जनता के लिए अभी भी वक्त है कि संभल जाए, नहीं तो बहुत बहुत बुरे हशर होने वाले हैं। নাজিয়া, ববি হাকিম বলেছে যে যেভাবে তেলের দাম বাড়ছে, যেভাবে গ্যাসের দাম বাড়ছে, জিনিসের দাম বাড়ছে লাগাম ছাড়া, কেন্দ্র সেই বিষয়ে একবারও দেখছেও না, কিছু বলছে না এবং মানুষ তার জবাব দিয়ে দিয়েছে, মানুষ বিজেপিকে আর চাইছে না, কি বলবে? तेल का दाम तो सारे हिंदुस्तान के सारे स्टेट से 10 रुपया 86 पैसा बंगाल में ज़्यादा है। मैं इसको पूरा डिटेल में बोलूँगी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा तो जनता समझ पाएगी कि फरहाद हकीम, ये जो जाली टोपी वाला जो मुसलमान है ना, इसको वो वक्त बहुत दूर नहीं है कि जनता रोड पर नंगा करके मारेगी, वो वक्त दूर नहीं है। आगरा में 105 रुपया, अहमदाबाद में 105 रुपया, इलाहाबाद में 105 रुपया, बैंगलोर में 100 रुपया 56 पैसा, दिल्ली में 81 रुपया 63 पैसा, कोलकाता में 113 रुपया 52 पैसा। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे एक बात बताइए कि प्याज भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है? सब्जी भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है? बंगालीज मच्छी बहुत खाते हैं, आप मुझे बताइए कि मच्छी और सोने का दाम तो भाव बराबर होने को आ गया है। जितने में हम एक भरी सोना खरीदेंगे उतने में ही हमको मच्छी खरीदना पड़ेगा। तो ये जो दीदी गोल्डन प्रॉन और बागदा माछ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बांग्लादेश से कर रही हैं, तो उसके बारे में फरहाद हकीम नहीं बोलेगा, उसके बारे में कौन बोलेगा? चलिए मैं ही बोल देती हूँ कि सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में सबसे ज़्यादा तेल की कीमत पश्चिम बंगाल में है। देखिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने स्टेट में 81 रुपया 63 पैसा रखा है, बाकी सीएम की तरफ से लोगों को गिफ्ट मिल रहा है, जो जितने भी बीपीएल फैमिली के लोग हैं। तो दीदी मुनी क्यों नहीं कर रही हैं? जो फंड सारे स्टेट को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेम वही फंड दीदी को भी मिलता है। जो सारे फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे स्टेट को मिलता है, वही दीदी मुनी को भी मिलता है। तो दीदी मुनी ने 113 रुपया 52 पैसा क्यों रखा हुआ है, जबकि किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में नहीं है 113 रुपया 52 पैसा। ये सिर्फ हम दे रहे हैं बंगाल में। आज सब्जी का दाम इतना ज्यादा है, आज दाल चावल का दाम इतना ज्यादा है, क्यों? ये दीदी के सर पर नहीं जा रहा है क्या? टोल टैक्स का दाम इतना ज्यादा है, ये दीदी के सर पे नहीं जा रहा है क्या? दीदी क्यों नहीं बोल रही? গ্যাস এবং পেট্রোল ডিজেলের দাম যদি বাড়ে তাহলে তার আঁচটা কিন্তু সমস্ত জায়গাতেই পড়বে, সেটা জামা কাপড় থেকে শুরু করে ডেলি যে আমরা যে জিনিসগুলো কিনি, চাল ডাল সবজি আলু পেঁয়াজ সবেতে পড়বে। সুতরাং যদি পেট্রোল ডিজেলের দামকে কিছুটা কমানো যায় বা কন্ট্রোল করা যায়, সেখানে তো বাজারে মানে যে দ্রব্যগুলোর কথা বলছি, বাজারে যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর দাম অনেকটাই কন্ট্রোলে আনা যাবে। তাহলে কেন্দ্র কেন কিছু করছে? देखिए बाजार के दाम से भी हमको कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है। हम चावल आटा दाल गेहूं जो खरीद रहे हैं उसमें भी हमको कंट्रोल में आना बहुत ज़रूरी है, जो दीदी मुनि ने बहुत बढ़ा करके रखा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि तेल के कीमत जो है वो दिल्ली में तो मैं बोल रही हूँ 81 रुपया 63 पैसा है, आगरा में जो इलाहाबाद में जो है वो तो 105 रुपया 33 पैसा है। सिर्फ हम 113 रुपया दे रहे हैं, मतलब सारे स्टेट से 13 रुपया ज्यादा हम भर रहे हैं, हमको देना पड़ रहा है। तो ये दीदी के पॉकेट में जा रहा है, ये सेंट्रल के पॉकेट में नहीं जा रहा है। रही बात कि एक वक्त था जब हमारे घर पे हमारे माँ बाप की सैलरी जो हुआ करती थी वो 10,000 हुआ करती थी, लेकिन आज 1 लाख रुपए है। जो कपड़ा
हम पहले खरीदते थे 500 रुपए में, उसी कपड़े को हमको खरीदना पड़ रहा है 5,000 में। तो महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। कांग्रेस के जमाने में भी पेट्रोल और गैस का दाम बढ़ता था, अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन, जो आंकड़ा निकालने की बात है, वो ये है कि दिल्ली में 81 रुपया 63 पैसा कैसे है और बंगाल में 113 रुपया 52 पैसा कैसे है? ये कैसे है? ये पैसा जो जा रहा है, ये जो 14 रुपया है, ये दीदी के पॉकेट में जा रहा है। ये 14 रुपया जो हर एक व्यक्ति एक्स्ट्रा दे रहा है, ये दीदी को दे रहा है, ये सेंट्रल के पास नहीं जा रहा है, जो और बाकी स्टेट नहीं दे रहा है। अगर आप दिल्ली से जोड़िएगा तो ऑलमोस्ट 23 रुपया 52 पैसा हम ज्यादा दे रहे हैं श्रीमती ममता बनर्जी को। दिल्ली में 81 रुपया 63 पैसा तेल का कीमत है और बंगाल में 113 रुपया 52 पैसा है। तो मतलब 23 रुपया हम ज्यादा दे रहे हैं दीदी को। तो दीदी इस बारे में नहीं बोल रही हैं। নাজিয়া, দুটো দল এক মিশে যাচ্ছে, সিপিআইএম বলেছে, এবং দুটো ফুল একটা মালি, এবং মালি বসে আছে নাগপুরের আরএসএসে। কি বলবেন? কারণ এর আগেও কিন্তু আমরা শুনেছি তৃণমূল এবং বিজেপি এক, এই কথা কিন্তু আমরা বামফ্রন্টের মুখ থেকে শুনেছি, বা বিভিন্ন বিশিষ্টজনেদের আলোচনায় কিন্তু এই তথ্য উঠে এসেছে যে কোথাও একটা তৃণমূল এবং বিজেপির একটা সেটিংয়ের কথা। আজকেও সেই কথা শোনা গেল যে তৃণমূল মানেই বিজেপি এবং বিজেপি মানেই তৃণমূল। কি বল? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच भी हमारे लिए पाप है। ये ऐसा सोचना भी कि दीदी मोदी एक है, ये ऐसा सोचना भी हमारे लिए पाप है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ एक पार्टी के भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर एक तरफ सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं तो दूसरी तरफ वो श्रीमती ममता बनर्जी से भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ मुलाकात करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कमर में रस्सी बांधने वाली बात और ओछी और झूठी और बेहुदा बातें वो करेंगे, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक बहुत ही सजल आदमी है, एक बहुत ही साहित्यकार टाइप के आदमी है, किस्म के आदमी है। तो ये जो अफवाह है ये बहुत ही गलत है। और ख़ास करके पश्चिम बंगाल की मैं बात बोल दूं कि 2019 से 2022 में हमने हज़ारों जानें खो दी हमारे कार्यकर्ताओं की। उस जान के बदले कम से कम हमको इंसाफ तो चाहिए। इंसाफ तो नहीं मिला अभी तक भी। इंसाफ नहीं मिला, उसके गुहार में हम सब लगे हैं। हाँ, आज शुभेंदु अधिकारी जी सुबह अगर घर से निकलते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि वो घर रात पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। उनके साथ क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। मैं सुबह जब घर से निकलती हूँ मुझे नहीं पता होता है कि मैं रात में घर अपने बच्चे के पास पहुँच पाऊंगी कि नहीं पहुँच पाऊंगी। हम सोशल मीडिया पर कितनी गालियाँ सुनते हैं, अलग अलग छोटे छोटे न्यूज़ पोर्टल हमें कितनी ज़्यादा डिफेम करते हैं। ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा अमित शाह जी को भी है और मोदी जी को भी है। तो अगर किसी के भी दिमाग में ये बात आ रही है कि दीदी और मोदी एक है, तो अपने भारत के प्रधानमंत्री का दिल बहुत बड़ा है और वो संविधान को बहुत ही ज़्यादा सर्वप्रथम रखते हैं। इस हिसाब से वो श्रीमती ममता बनर्जी से भी मिल सकते हैं और सोनिया गांधी जी से भी मिल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मन में प्यार है और जो जोश है वो कभी भी किसी के भी दिमाग से ना जाने वाला है ना जाएगा। इसलिए आसमान और जमीन जैसे फासला है उसी तरीके से दीदी और मोदी का फासला है। ফাসলা তো হে, কিন্তু সিপিআইএম বারবার কিন্তু প্রমাণ করে দিচ্ছে ওরা দ্বিতীয় পজিশন এবং লড়াইটা করছে। কিন্তু যে সিপিআইএম বিধানসভায় শূন্য, যে সিপিএমের অস্তিত্ব সংকট, যেই সিপিএমকে আমরা বলছি যে তারা বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন, সেই সিপিএম কিন্তু আজকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করছে, অস্তিত্বের প্রমাণ কিন্তু বারবার দিচ্ছে। যে বিজেপি সবসময় বলছে যে আমরা অপোজিশনে আছি, আমরা সবথেকে স্ট্রং অপোজিশন, সেই স্ট্রং অপোজিশন বিজেপি কিন্তু একদম নাবদে নাবদে তৃতীয় চতুর্থ পজিশনে চলে যাচ্ছে। কি বলবে তা? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी देखिए विधानसभा में हमारे अगर 50 एमएलए भी हैं तो वो 200 से ऊपर अधिक एमएलए उस पर भारी पड़ जाते हैं। आज पश्चिम बंगाल में अगर छोटी बड़ी घटनाओं से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाओं तक अगर कोई आवाज़ उठाता है रोड पर उतर करके तो वो हम ही हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी ही है। आज इतने सारे रेप के मुद्दों को अगर सामने लेकर आया गया, प्रकाश में लाया गया, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस की रूलिंग पार्टी के जितने भी दुष्कर्म है, जितने भी क्रिमिनल है, जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, वो सब कुछ जनता के सामने आ रही है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना रोल निभा रही है, हर पार्टी मेहनत कर रही है कि वो आगे मैदान में आगे दौड़ पाए। तो उसी तरीके से एक मैटर क्लिक कर गया है सारा जी का। तो देखिए, वो मुस्लिम घराने से और काफ़ी पढ़ी लिखी
हैं और मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे घराने की बहू भी हैं और एक अच्छे घराने की बेटी भी हैं। लेकिन साथ ही साथ लेफ्ट फ्रंट ने जो 36 साल वामपंथियों ने बंगाल का बर्बाद किया है, वो बंगाल की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। নাজিয়া, রাজ্যপাল বলেছেন যে পশ্চিমবাংলা গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বার, এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছো? এবং শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগেও কিন্তু বিজেপির মুখপাত্র রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে বাংলার মানুষ টুইট দেখতে চাইছে না, কারণ আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজ্যপাল টুইট করেন, মুখ্যমন্ত্রীকে টুইট করেন, মহাসচিব যারা আছে সচিবদের টুইট করে ডেকে পাঠান, মানে বিভিন্নভাবে টুইট করেন কোনো একটা ঘটনা হলে। একদম সরাসরি বলেছেন যে বাংলার মানুষ টুইট দেখতে চাইছে না, বিরক্ত হয়ে উঠছে, যদি কিছু ওনার করার থাকে করুক, না হলে উনি চুপ করে বসে থাকুক। কি বলবেন? তারপরেই কিন্তু রাজ্যপাল নিজে বলেছেন যে পশ্চিমবাংলা গণতন্ত্রের গ্যাস চেম্বার। এই বিষয়গুলো উঠে আসছে বাংলার মানুষের সামনে। देखिए, आप लोग तो मीडिया से हैं, आपको याद होगा कि शारदा नारदा चिटफंड जब सामने आया था तो दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भालो करे आपनारा बेशी बेशी करे सिगरेट खान। याद होगा सबको। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जब वो विश्व बांग्ला मेला का जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो उन्होंने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न्यूज़ चैनलটা দেখুন না, जी सिनेमा দেখুন, स्टार बांग्ला सिनेमा দেখুন। उन्होंने साफ कहा है कि न्यूज़ चैनल দেখুন না, কাউকে দেখতে হবে না, মাথা খারাপ হবে, সব মিথ্যা দেখাচ্ছে। तो जो स्टेट की मुख्यमंत्री इतनी बेहुदा और वाहियात बातें करती हैं, जिस स्टेट की मुख्यमंत्री को संवैधानिक स्पीच रखना नहीं आता है, जिस स्टेट की मुख्यमंत्री को रूल रेगुलेशन और संविधान का जो एक बैरिकेड होता है, जिसके बैरिकेड में रह करके एक मुख्यमंत्री अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनको वो सब कुछ नहीं पता है। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जैसे लोग होंगे वो वैसे लोगों के साथ ही बैठेंगे। अब आप एक्सपेक्टेशन रख रही हैं पार्थो चैटर्जी से, जो एसएससी मामले में सबसे बड़ा चोर दिखाई दे रहा है। आप एक्सपेक्टेशन रख रही हैं फरहाद हकीम से, जो टोपी पहन करके चला जाता है अनीश खान के बाप से मिलने के लिए और वहाँ की जनता उसको धक्के मारकर निकाल देती है कि टोपी पहन के टोपी पहनाने आया है। तो ऐसे लोगों से, ये चोर उचक्कों से, ये जिस तृणमूल कांग्रेस पार्टी में भर भर करके रेपिस्ट बैठे हुए हैं, भर भर करके क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, उनसे आप ये सोच भी कैसे रही हैं कि वो ट्वीट का मतलब समझेंगे या वो ट्वीट को इम्पोर्टेंस देंगे। आज इंडिया के दूसरे स्टेट्स में अगर आप जाइएगा तो दो मंत्रियों के बीच में बाई ट्वीट ही बातचीत होती है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाइएगा तो बाई ट्विटर अकाउंट ही बातचीत होती है। तो ये सारी चीज़ें बंगाल में रूलिंग पार्टी के नेता मंत्रियों को, इन जाहिलों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि धनखड़ जी जो हमारे गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, बहुत बड़े एक वकील रह चुके हैं, बहुत ही वेल एडुकेटेड आदमी हैं और संविधान को इतनी खूबसूरती से और इतने अच्छे से समझते हैं कि उनको पता है कि फ़ोन करना या चिट्ठी लिखना से ज़्यादा जो मॉडर्नाइज तरीका है और ज़्यादा अच्छा तरीका है वो ट्वीट करने का तरीका है। কিন্তু এই টুইট নিয়ে কিন্তু তৃণমূল যতটা বিরক্ত, শুধু তাই নয়, এখন তো বিজেপিও সেইটা নিয়ে মুখ খুলছে। কারণ আমি যে প্রশ্নটা একটু আগেই করলাম, বিজেপির মুখপাত্র বলেছেন যে টুইট করা পছন্দ করছে না বাংলার মানুষ, টুইট দেখতে চাইছে না। যদি আপনার কিছু করার হয় করুন, নাহলে চুপ করে বসে থাকুন। আমি এই বিষয়টাতেই জিজ্ঞাসা করছি, কারণ বিজেপির রাজ্য যে মুখপাত্র তারা বলছে, সেখান থেকে বিজেপির তরফ থেকে এই কথা উঠে আসছে। देखिए, किसने क्या बोला है ये मैं बोल नहीं सकती हूँ और मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बंगाल में राज्यपाल जो मिले हैं वो बहुत ही एडुकेटेड मिले हैं और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत ही जाने माने वकील रहे हैं। तो उनको संविधान पढ़ाना या उनको ट्वीट के बारे में बताना जिस किसी ने भी कहा है, मुझे लगता है कि गलत है और उनको अपने इस अल्फाज को वापस लेना चाहिए। নাজিয়া, এই যে ধর্ষণ নিয়ে আমরা দেখেছি হাঁসখালির ঘটনা একটার পর একটা, শুধু তাই নয়, নববর্ষের সময়ও কিন্তু বাংলা তার থেকে ছাড়া পেল না। শান্তিনিকেতনেও আবার সেই একটা ঘটনা উঠে এসছে, নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু শুনছি। অদ্ভুত বিষয়, তৃণমূলের এক নেতা বলেছে যে ধর্ষণ নিয়ে যদি কোনো মিছিল করা হয় দেখলেই ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দেওয়া হবে, এবং সেটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সেই ভিডিও ছাড়া হয়েছে, সেটা নিয়ে কিন্তু ভাইরাল। কি বলবেন? প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং কি বিষয়ে? ধর্ষণের বিষয় নিয়ে কি বলবে? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा हांसखाली की घटना को लेकर के, और जिस तरह से तृणमूल के नेता का बेटा
उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा कारनामा किया, इतना बड़ा क्राइम किया, और उसके बाद फिर हमारे सीएम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती हैं अपनी प्रेग्नेंट बोलबेन, अपनी लव अफेयर बोलबेन। तो क्या उनके पास प्रमाण था कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी? उनके पास प्रमाण था कि उसका लव अफेयर होता है? क्या दीदी ने ऐसा कोई रूल बनाया है कि लव अफेयर करने से कोई किसी का रेप कर सकता है? ये कोई रूल बनाया है? कोई अमेंडमेंट किया है दीदी ने कि कोई जिसका लव अफेयर होगा वो उसका रेप हो जाएगा? और दीदी शायद भूल रही हैं कि हमारे स्टेट की मैडम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने ही कहा था कि একটা ছেলে একটা মেয়ে বান্ধবী হতে পারে না, প্রেম করতে পারে না, ये सब तो उनका ही बिछाया हुआ जाल है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट जिसने एकदम प्रकाश में आकर कहा है कि बेशी बाड़ाबाड़ी करले ममता दीदी विरुद्धे बोलले डांडा मेरे ठंडा करे देबो, यही एग्जैक्टली तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का सही फेस है। मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जितना ज्यादा एडमेंट होकर के, जितना ज्यादा अग्रेसिव होकर के मैदान में उतरना चाहिए, उतना ज्यादा अग्रेसिवनेस हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगी। आज यही सारी घटना अगर अपोजिशन में श्रीमती ममता बनर्जी होती और भारतीय जनता पार्टी अगर रूलिंग सरकार होता या लेफ्ट फ्रंट अगर रूलिंग सरकार होता, तब आप देखती हैं कि क्या नंगा नाच होता है रोड पर, लोगों का, जनता का जीना दो भर हो जाता अगर श्रीमती ममता बनर्जी लीडर ऑफ अपोजिशन होती तो। लेकिन जिस तरह से क्राइम हो रहा है, जिस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए भी महिलाएं पश्चिम बंगाल में सेफ नहीं है, जिस तरह से एक महिला मुख्यमंत्री के आंचल में छुप करके उनके सारे मंत्री संतरी सिर्फ चोरी चमारी कर रहे हैं, चिटिंगबाजी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और करवा रहे हैं और प्रोवोकेशन दे रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि श्रीमती ममता बनर्जी को चाहे वोट मिल रहा है, लेकिन अगर आयन श्रृंखला के हिसाब से हम जाते हैं तो वो कंप्लीटली फेल्ड है, कंप्लीटली फेल्ड है वो। নাজিয়া, কমপ্লিটলি ফেলিওর সরকার কিন্তু একের পর এক একদম মাস্টার স্ট্রোক দিচ্ছে এবং একদম মানুষের আশীর্বাদে এটাও কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে, যেখানে বারবার বলা হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা নেই, মহিলারা সুরক্ষিত নয়, চাকরি পাচ্ছে না, বিভিন্ন দুর্নীতি, বিভিন্ন ঘটনা উঠে আসছে, কিন্তু বারবার ভোট যখন হচ্ছে মানুষ কিন্তু আশীর্বাদ করছে, তাহলে কি করে বলছো ফেলিওর সরকার? क्या करूं, शारदा नारदा भूल जाऊं? क्या करूं? जो बिस्किट देकर के एक छोटी सी बच्ची का अभी 7 दिन पहले बलात्कार हुआ है, बिस्किट के लालच में वो भूल जाऊं? नौकरी देने के लालच में जो एक बच्ची का बलात्कार हुआ वो भूल जाऊं? हासकाली की छोटी सी 14 साल की बच्ची जिसके ऊपर एलिगेशन खुद बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने लगाया है कि वो प्रेग्नेंट थी, कि लव एंड अफेयर था, उस बच्ची का 14 साल का मुंह भूल जाऊं? 2021 में जो 7 लड़कियों का एक साथ बलात्कार हुआ, लेट मी फिनिश, जो 7 लड़कियों का एक साथ बलात्कार हुआ, एनसीआरबी रिपोर्ट जो आया है कि ये भारत का सबसे पहला बलात्कार है, कि 7 एफआईआर बलात्कार का एक साथ हुआ है, वो भूल जाऊं? सब कुछ भूल जाऊं? रामपुर हाट में जो लोगों की हत्या हुई, जिनको जला करके मार डाला गया, वो भूल जाऊं? हासखाली में जो घटना हुआ वो भूल जाऊं? अनिश खान का जो मर्डर हुआ वो भूल जाऊं? सब कुछ भूल जाऊं? अपने 1000 से ऊपर कर्मियों को जो बांस से लटका हुआ देखा और पेड़ों से लटका हुआ देखा, वो भूल जाऊं? दीदी को ऐसा लगता है कि उनके चिटिंगबाजी वाले वोट और जिहादी और चोट चोटे मुसलमानों के वोट से अगर वो जीत करके वो ये दिखा रही हैं कि वो उनको जनता आशीर्वाद कर रही है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। वो फेल है और वो फेल ही रहेंगी। নাজিয়া, সৌগত রায় কিন্তু একটা বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, সেখানে এই ধরনের ধর্ষণের ঘটনা লজ্জার, নিন্দার। কি বলবে? सिर्फ सौगत राय जी नहीं, बहुत ही, मतलब देखिए, सौगत राय जी बहुत ही पढ़े लिखे और बैलेंस टाइप के आदमी, और उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा, इतनी बड़ी बात उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा, और इसका जवाब ये मिल जा रहा है आपको कि दीदी फेल है कि दीदी पास है। आज कुणाल घोष अपने ही आपस में ही लड़ाई हो रही है। आज देखिए मदन मित्रा सबका मजा ले रहे हैं। आज केस्टो के बारे में, अनुब्रतो मंडल के बारे में कुणाल घोष से बोला जाता है तो वो कुणाल घोष सीधा बोलता है वो बोड़ो नेता। आज फरहाद हकीम कुणाल घोष को तीखा वार करता है। आज पार्थो चैटर्जी कुणाल घोष को तीखा वार करता है। आपस में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये जनता क्या संभाल पाएंगे? अंधी है वो जनता, बेकार है वो जनता जो अंधी और बहरी होकर के श्रीमती ममता बनर्जी को वोट कर रही है।
क्यों वोट कर रही है? हर एक गली में लोग रो रहे हैं, हर एक गली में लोग परेशान हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है। फेल है ये सरकार फेल है। ये चिटिंगबाज मुसलमानों से जो वोट मिल रहा है, आने वाला वक्त वो दूर नहीं है जब ये बात होगी और जरूर उठेगी इंशाअल्लाह वल रहमान कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में मुसलमान के वोट को बॉयकॉट किया जाएगा। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ডায়মন্ড হারবারে তার পছন্দের ফুটবল ক্লাবের উদ্বোধন করলো, যেটা দীর্ঘদিন ধরে তার পরিকল্পনা ছিল। কি বলবেন? देखिए, बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। मामूली ब्लॉक प्रेसिडेंट का लव बाड़ी देखी है? लव बाड़ी, करोड़ों का संपत्ति मामूली ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास। तो ये तो भाई अभिषेक बैनर्जी है भाई साहब। अकबर बादशाह के बाद तो अभिषेक बैनर्जी का ही नंबर है। वो एक अकबर बादशाह को हम लोग देखे थे और अभी एक अभिषेक बैनर्जी को देख रहे हैं। माल का कोई कमी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। নাজিয়া, জাস্টিস বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু বলেছেন আমার মাথায় বন্দুক ঠাকালেও আমি দুর্নীতির সাথে আপোষ করব না, এবং ইতিমধ্যেই উনি দেখিয়ে দিয়েছেন উনি কিভাবে এই যে এসএসসি নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে একদম খুলে দিয়েছেন উনি সব কিছু। কি বলবে? এবং 5 সপ্তাহের জন্য কিন্তু স্টে অর্ডার হয়ে গেছে। কি বলবে डिवीजन बेंचे? देखिए, हर एक कोर्ट के विचारपति को, उच्च न्यायालय पालिका हो या सर्वोच्च न्यायालय पालिका हो, हर एक कोर्ट के विचारपति को, जज को, मजिस्ट्रेट को बहुत ही लॉयल और संविधान का ओबीडियंट रहना चाहिए। जस्टिस ने जिस हिसाब से कहा है कि मेरे सर पर अगर कोई बंदूक भी रख देगा तो भी हम कोई गलत निर्णय नहीं करेंगे, ये उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी बोलता है। एसएससी को लेकर के जिस तरह से चीज़ें हुई वो भी बोल रहा है। आपका रामपुर हाट को लेकर के जिस तरह से हमने हाई कोर्ट से एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री हम लोगों ने रिपोर्ट पाया, वो भी बोल रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं फिर कहूँगी आपसे कि दीदी भले ही पास हो रही हैं, आयन श्रृंखला में वो कम्प्लीटली फेल हो रही हैं, और आने वाला वक्त आयन श्रृंखला के मार्फत उनको चारों तरफ से घेरेगा और वो बचने के काबिल नहीं रहेंगी। और आप देखिएगा कि जैसे अनुब्रतो मंडल आज उडबर्न में जाकर के छुपा हुआ है इतने दिनों से, दीदी भी ऐसे ही जाकर के छुपेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को सही विचार मिलेगा और एक चीज़ों पे सही विचार मिलेगा। অসংখ্য ধন্যবাদ নাজিয়া।